हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम क्लास 10th का सीबीएसई टर्म 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी ब का। ठीक है, हिंदी बी हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोड 085 क्लास 10th। टाइम इसमें वही आपको 2 आवर्स का दिया गया है, टोटल मार्क्स 40। ठीक है, 2 खंड हैं इसमें, खंड क और ख। पहले वाले खंड में 3 प्रश्न हैं और दूसरे वाले खंड में 5 प्रश्न हैं। कुल प्रश्न 8 हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो 2 प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 30 वर्ड्स में 2 मार्क्स ईच हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा। आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं। तालाब या दर्पण एक संकेतिक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अति अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है। विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। यानी आपकी जो कविता है कर चले हम फिदा और कारतूस चैप्टर में कुछ भावनाओं को हमें कंपेयर करना है और उसके समर्थन के बारे में हमें बताना है। देखिए, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति का बहाव निहित है। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित है। कविता में सैनिक की कर्तव्य भावना का वर्णन है एवं एकांकी में वजीर अली के कारनामों के मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। कविता और एकांकी पाठक में हृदय से देशभक्ति व कर्तव्य भावनाओं को जगाती है। अगर आपने कारतूस और कर चले हम फिदा चैप्टर को पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं कि कर चले हम फिदा भी देश के फ्रीडम फाइटर्स के लिए से ही उससे रिलेटेड है और कारतूस चैप्टर भी हमारे उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। लेकिन चैप्टर के अंत में हमें पता चलता है कि वजीर अली तो वो खुद ही था, जो वो सवार जो उनको दिख रहा था। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रश्न क्या कहता है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। यानी ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है इस चैप्टर के बेस पर हमें इसे बताना है। देखिए, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो जाबाज वजीर अली थे अत्यंत साहसी थे, पीर थे, पराक्रमी थे। वह अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था। जब वह स्वयं अवध के तख्त पर बैठा तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजों प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कर दिया। उसके अंग्रेज विरोधी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र द्वारा उसे तख्त से हटाकर उसके पिता के भाई सादत अली को नवाब घोषित कर दिया। वजीर अली ने ऐसी विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी और वह सदैव अंग्रेजों के हड़कने के लिए प्रयत्न करता रहता था। वह लगातार अपने बहादुर सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वहां पहुंचकर अपनी शक्ति का विस्तार कर सके और अंग्रेजों को बाहर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि वजीर अली के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, वो कैसे थे, किस नेचर के थे। ठीक है, अवध के तख्त पर बैठने के लिए वो किसके बेटे थे, फिर बाद में किस वजह से उन्हें उस तख्त से हटा दिया गया। तो ये सारी कॉमन चीज़ें आपको उसमें बतानी हैं। अब नीचे हमें ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है। 4 मार्क्स ईच है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि
इसका क्या कारण हो सकता है, यानी कि पूरा पैराग्राफ इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। मृगाशी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी के तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं। वे रात दिन काम में जुटी रहती हैं, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती हैं। कुछ दिनों के से उनके सर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती और ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ापन होता है और वह अक्सर उदासी से घेरे रहते हैं। तो इस चीज़ का क्या कारण है? पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में जो झेन की देन है हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वे मृगाक्षी के लिए सभी साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे हो सकता है। ये रहा इसका आंसर कि पतझड़ में टूटी पत्तियां झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित होती है। झेन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताए गए हैं। अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। यह रफ्तार दिमाग को रुग्ण कर देती है। हम अकेलापन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं से बातें करते हैं, लगातार बड़बड़ाते हैं। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और जीवन में संतुलन ना होने की वजह से वे बीमार हो गए। झेन की देन में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व एवं सुख, चैन व आराम की जिंदगी में विषय बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्य काल में मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए कर्म कर रहकर तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। यानी ये जो पंक्ति है जो कवि मैथिली शरण जी ने लिखी है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, इस पंक्ति का हमें एकदम परफेक्ट मतलब बताना है। देखिए बच्चों, तो ये रहा इसका आंसर। कवि मैथिली शरण जी ने अपनी कविता मनुष्यता के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। ठीक है, वह मानव को सहिष्णुता, प्रमाद, विश्व करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है कि वह धैर्यवान बने। मेल जोल, प्रेम व सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए तथा वैचारिक भिन्नता को बढ़ते नहीं बढ़ देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों को में एक करके परस्पर मतभेदों को भुला देना चाहिए था तथा तर्कों से पर ईश्वर के एक पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व सभी तर्कों के ऊपर है और हम सभी उनके अंश हैं, अतः इन सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्य को लोक कल्याण पर बल देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 की संचयन पाठ्य पुस्तक से 3 प्रश्नों में से हमें 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो हमें पहला प्रश्न हमें ये दिया गया है कि हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल कैसे बन गई थी, इस पर हमें बताना है। देखो बच्चों, तो उनकी जमीन जो थी वो जी का जंजाल कैसे बन गई थी। ठीक है, हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत ही मधुर व आत्मीय संबंध था। लेखक गांव में जिन लोगों का सम्मान करते थे, हरिहर काका उनमें से एक थे। हरिहर काका की आंखों में लेखक ने उस दुख को देखा जो रिश्ते की गर्माहट के भावों में नकारता हुआ तथा पाव प्रसारती हुई स्वार्थ लिप्तता और धर्म की आड़ में फूलने फलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति को उजागर करता है। ठाकुर बाड़ी के महंत एवं हरिहर काका के भाइयों एकमात्र उद्देश्य हरिहर काका की 15 बीघा जमीन को हथियाना ही था। उनके भाई और जो महंत जी थे वो भी यही चाहते थे कि इसकी जमीन कैसे ना कैसे हम ले लें, क्योंकि कब मर जाए पता नहीं। इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए। हरिहर काका पर बहुत जुल्म भी किया, उन्हें मारा पीटा, अत्याचार किया, उनके विश्वास को ठेस पहुंचे, उनका विश्वास तोड़ा। ठाकुरबाड़ी के महने जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान लिए उनसे
अंगूठे के निशान लिए उनसे, जबरदस्ती उन्हें मारा पीटा, हाथ पांव उनके मुंह बांधकर उनको कमरे में बंद कर दिया। हरिहर के भाइयों ने भी उनके साथ ऐसा ही किया। बहुत ही सुखों की हुई रिश्तों की अहमियत को औपचारिकता और आडंबर का जामा पहनाना इत्यादि के कारण हरिहर की 15 बीघा जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई थी। तो हमें बस इसमें बच्चों यही बताना है कि किस तरीके से हरिहर काका के साथ बहन जी और उनके भाइयों ने उन पर अत्याचार किया, उन पर जुल्म किया, उनका विश्वास तोड़ा। गांव में लोग जब उनका सब सम्मान करते थे, आज वो एक गांव का सबसे बड़ा गॉसिपिंग टॉपिक उनके लिए बन गया था। वही नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजना से मेल खाती हैं? इसका हमें स्पष्ट देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका संचयन से आया है, सपनों के से दिन से। ठीक है, सपनों के से दिन से, ये चैप्टर से, ये वाले चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आपका ये पुटअप हुआ है। तो देख लेते हैं इसका किस तरीके से आंसर आपका होना चाहिए। सो लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल के छुट्टियों के मिलने काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे, जैसे कि हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 2 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन खेल कूद की छुट्टी हो, भागने लगती हो तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाते, तब उससे छुट्टियों की बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल का भय बढ़ने लगा। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगते, जो छुट्टियों का काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटाई खाना ही अधिक बेहतर वो समझते थे। यानी वो दूसरों का शिकार हो रहे थे, दूसरों की होड़ करने लग रहे थे, यार वो भी तो होमवर्क नहीं कर रहे, छोड़ देते, अपन भी वर्क कर लेते हैं, अपन भी जाके खेल कूद कर लेते हैं, बाद में वर्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बेहतर है। तो टोपी जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार वह फेल हो गए। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में उसकी आपकी क्या राय है, हमें ये बताना है। ये टोपी शुक्ला वाले चैप्टर से आया है। देखिए इसका किस तरीके से आंसर हो सकता है। तो ज़हीन यानी कि बुद्धिमान होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए, यानी टोपी इतने इंटेलिजेंट थे उसके बावजूद भी वो 2 बार फेल हो गए। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थी, इस वजह से वह फेल हुए। जब भी वे पढ़ने बैठते तो भाई या माँ उनको कोई काम याद दिला देते थे जो सिर्फ वही कर सकते थे। छोटा भाई उसकी कॉपियां खराब कर दिया करता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। डॉक्टर भृगनारायण चुनाव के लिए खड़े हो गए और घर में चुनाव माहौल छा गया, परंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी भी तरह परीक्षा पास जरूर करेगा और उसने कर भी दिखाया। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय में जो काम उसने तीसरे साल में पूरा किया वह उसे पहले साल में भी किया जा सकता था। परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, परंतु उनका सामना करके कर्तव्य पथ पर बढ़कर ही हमें लक्ष्य का प्राप्त मिलता है। तो इस तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि जब टोपी शुक्ला इतने बहादुर थे फिर भी वो 9th क्लास में 2 बार फेल हो चुके थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह उनके भाई और बड़े भाई और माँ थी। कोई वो दोनों उनको काम याद दिलाते थे, ऐसे काम याद दिलाते थे जो सिर्फ वो टोपी शुक्ला ही कर सकते थे। उनका छोटा भाई उनकी कॉपियाँ खराब कर देता था कभी, और कई बार वो बीमार हो जाते थे, इस वजह से वो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, या फिर घर में चुनावी माहौल क्रिएट हो जाता था तो उस चक्कर में भी वो नहीं पढ़ पाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नाउ हमारे पास प्रश्न नंबर 4 आ रहा है लेखन का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 150 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है हमें किसी एक विषय पर। हमारे पास 3 विषय दिए गए हैं, आभासी शिक्षण, अगिवम प्रक्रिया, आरंभ कब और कैसे, लाभ हानि सावधानियां, स्थिति के सामंजस्य। क्या क्या हमें उसमें बताना है। क्यों आवश्यक है सहनशीलता, मेरे सपनों का भारत। तो ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो सारी कॉमन सी चीज़ें, ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन है, तो ये सब तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हालांकि विज्ञापन मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो बच्चों विज्ञापन भी आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। विज्ञापन, लेखन, ये सब तो आपके टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। भाई आजकल हर टॉपिक पे हम लिख सकते हैं, हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हम उसका अच्छा से यूज़ करके लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी हमसे पूछ रहा है।
तो ऐसी कोई मेन इशू नहीं है। लघु कथा, विज्ञापन, आपका सूचना, ठीक है, अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको दे दे तो नोटिस कैसे बनाना है वो भी आपको सिखाया ही होगा, आपके टीचर्स ने। नहीं सिखाया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी। सो आज की वीडियो में हमने ये सैम्पल पेपर कर लिया है कंप्लीट। तो आपके पास कोई भी क्वेरी हो सैम्पल पेपर से रिगार्डिंग तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या टर्म 1 रिजल्ट से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीवन।